And finally, था। फिर उसने सभी लोहारों के बीच एक कंपटीशन रखा कि जो भी हकीमैन को मारने लायक एक कारगर हथियार बना देगा वो उसे माला माल कर देगा। और इसी ऐलान के बाद सब एक ऐसा हथियार ढूंढ रहे हैं जो हकीमैन को मार सके, और इसी कोशिश में गिमी के पिता और भाई गिरू भी शामिल थे। ओशियो को यह परिवार काफी खुशनुमा लग रहा था और उन्हें देखकर उसे अपने परिवार के साथ बिताए पल याद आ रहे थे कि तभी गिमी उसे बताती है कि आज उसका भाई गिरू भी हथियार बनाने की वर्कशॉप से वापस आने वाला है। अब ये सुनते ही ओशियो को लगता है कि शायद वही भाले का निर्माता होगा, पर जब वो गिरू से मिला तो उसे वो बिल्कुल मामूली और शांत किस्म का इंसान लगा, जिसने उन्हें बताया कि हकीमैन उन्हीं के देश में थी, क्योंकि कुछ महीने पहले 9 दम वाला एक कॉमेट आया था और इसीलिए बिना कोई वक्त बर्बाद करे वो दोनों बाप बेटे वापस हथियार बनाने में लग गए। पर रात भर काम करने के बाद भी उनका भाला सही नहीं बना था, जिस वजह से गिमी के पिता रोने लगे क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो भाले को सही आकार नहीं दे पा रहे थे। पर तभी गिरू ने बाल और काला जादू इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जिसे सुनते ही उसकी मां ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाल काट कर दे दिए। और इधर गिमी के पिता ने भी बिना कुछ बोले वो बाल ले लिए थे, जो ओशियो के लिए काफी अजीब था। जिसके बाद अगले 4 रात लगातार मेहनत करने के बाद अब उनके पास एक डिवाइन वेपन बनकर तैयार था, जिसे दिखाने के लिए वो लोग राजा के दरबार में पहुंचे, जहां पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। पर ओशियो को उम्मीद थी कि आज उन्हीं का हथियार चुना जाएगा। पर तभी उसे एहसास होता है कि तोरा उसके सर के ऊपर बैठा हुआ है। तभी वो राजा ऐलान करता है कि आज मैं हकीमैन को मारने के लिए एक हथियार चुनूंगा। पर वो ये नहीं जानता था कि हकीमैन एक औरत के रूप में उसी के दरबार में मौजूद थी। हकीमैन पहले तो बस राजा को डराने आई थी, पर हथियार के लिए चल रही खोज को देखते हुए उसके पास सबको खत्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और तभी हकीमैन राजा के दरबारियों को अपने वश में करके अपनी 9 दुम बना लेती है, जिसे देखते ही राजा के सिपाही और वहां मौजूद सभी ब्लैकस्मिथ खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद हकीमैन सबसे पहले तो सिपाहियों को खत्म करती है और फिर वो अपना रुख बाकी लोगों की तरफ कर लेती है, जिनमें गिमी के पिता भी मौजूद थे। गिमी के पिता अपनी बनाई तलवार से हमला करने की कोशिश तो करते हैं, पर बाकी लोगों की तरह उनकी तलवार भी हकीमैन के सामने कुछ नहीं कर पाती, और इसी के चलते वो भी हकीमैन के हाथों से मारे जाते हैं। ये देखकर ओशो बीच में कूदने की कोशिश जरूर करता है और वो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। जिसके बाद हकीमैन बाकी लोगों के ऊपर आग से हमला करती है, जिसे तोरा रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता। और ये देखते ही ओशियो गिमी के परिवार को बचाने के लिए कूदता है, पर तब तक गिमी की मां जल चुकी थी और उधर हकीमैन पूरे शहर को आग लगाकर उड़ गई। अपनी नाकामयाबी को देखते हुए ओशियो भी सोच ही रहा था कि क्या वो करिश्मे भाले के लायक भी था या नहीं, कि तभी गिमी को भी वापस होश आ गया और वो तुरंत समझ गई थी कि उस हमले में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जिसके बाद ओशियो ने अपनी नाकामयाबी के लिए उससे माफी भी मांगी, पर गिमी जानती थी कि ओशियो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद ओशियो अपना दुख मनाने के लिए बाहर बैठकर रो ही रहा था कि तभी उसे वर्कशॉप से कुछ आवाज सुनाई दी, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गिरू अपने हाथ से निकल रहे खून की मदद से भाले की धार को तेज कर रहा था। और ये देखते ही ओशियो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब गिरू अपने उन हाथों को तोड़ देना चाहता था जो हकीमैन को मारने के लिए एक हथियार तक नहीं बना पाए। पर तभी ओशियो उसे रोकते हुए बताता है कि एक दिन गिरू ही वो हथियार बनाएगा जो हकीमैन को हरा सकेगा। ये सुनकर गिरू थोड़ा सा शांत हुआ। जिसके बाद उसने बताया कि सही हथियार बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, जिसमें उन्हें अपने किसी करीबी की कुर्बानी चढ़ानी थी। ये सुनकर ओशियो काफी डर गया था, और तभी गिरू कहता है कि वो गिमी को कभी कुर्बान नहीं करेगा। पर गिमी उस वक्त वहीं पास में ही खड़ी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। जिसके बाद वो खुद भट्टी के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और अब वो अपनी कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि वो खुद भी हकीमैन से बदला लेना चाहती थी। पर ओशियो और गिरू उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, नहीं गिमी नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। अपने एक और करीबी की मौत की वजह से गिरू कुछ देर के लिए तो बहुत उदास था, पर थोड़ी देर बाद ही उसने वापस उठकर भाले पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। पर इस बार उसके काम करने का तरीका कुछ अलग था, और थोड़ी ही देर बाद ओशियो को एहसास हुआ कि गिरू अपने माता पिता और अपनी बहन की मौत से इतना दुखी था कि उसकी आंखों से खून के आंसू आ रहे थे और धीरे धीरे उसका शरीर भाले में ढलता जा रहा था। जिसके बाद वो ओशियो से कहता है कि उसके मुताबिक ओशियो एक बहादुर और साफ इंसान था और वो कभी ना कभी ओशियो के साथ मिलकर हकीमैन से लड़ना जरूर चाहेगा। और वो अब खुद एक राक्षस बन गया था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हकीमैन से बदला लेना था। और थोड़ी ही देर बाद गिरू पूरी तरह से उस भाले में मिल गया था, जिसके बाद भाले पर ओशियो का नाम लिखा हुआ था।
पर इधर तोरा उस भाले को देखकर कुछ खास खुश नहीं था और अब वो उस भाले को तबाह करने का सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में कैद ना रहना पड़े। पर तभी वो भाला अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए निकल गया। तभी गीमी ओशियो और तोरा के सामने आती है और उन्हें बताती है कि अपना बलिदान देने के बाद उसे अपनी जिंदगी के असली मकसद के बारे में पता चल गया था। पर इससे पहले कि वो ओशियो को कुछ बता पाती तभी तोकिसाका वापिस आ गया, जिसके बाद वो उन सभी को गीरू के करिश्मे भाले में बदलने के बाद हुए सभी हादसों को दिखाता है। असल में गीरू ने पूरे देश में हाकीमैन की तलाश करी और उसे कोई सुराग न मिलने पर उसने सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते राक्षसों में करिश्मे भाले को लेकर काफी डर पैदा हो गया था। और फिर सभी ने उस भाले को लाल कपड़े में कैद करने का फैसला किया, जिसके बाद वो भाला कई सालों तक कैद ही रहा। इधर गीमी अपने भाई की मदद करने के लिए हकीमैन को ढूंढने में लगी हुई थी और इसलिए उसने यूकी का रूप लेकर हकीमैन के खिलाफ चल रहे युद्ध में हिस्सा भी लिया, जहां अपनी हार टालने के लिए हकीमैन ने युद्ध छोड़कर भागने का फैसला किया। पर जब गीमी ने उसका पीछा किया तो वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि हकीमैन जापान में जमीन के नीचे छुपी हुई थी। जिसके बाद उसने गीमी को धमकी दी कि अगर कोई भी उस पर हमला करेगा तो वो पिलर्स को तोड़ते हुए भाग जाएगी, जिसकी वजह से जापान समुद्र में डूब जाएगा। और इसी धमकी के बाद गीमी ने राक्षसों को धोखा देते हुए हकीमैन को उसी जमीन में स्थिर कर दिया। जिसके बाद गीमी ने यूकी के रूप में कई सालों तक उसे बांध कर रखा और जब उम्र के साथ उसकी शक्तियां कम होने लगी तो उसने मकादो नाम की एक औरत को इस काम के लिए चुना। और जब मकादो का शरीर कमजोर पड़ने लगा तो उसने ओशो की मां सुमिका को इस काम के लिए चुना, जो पिछले कई सालों से हकीमा को कैद करके बैठी हुई थी। ये सुनते ही तोरा को इस कहानी में कुछ गलत लगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। और उसने तुरंत गीमी से पूछा कि अगर ओशो की मां इतने सालों से धरती के नीचे थी तो आखिर ओशो पैदा कैसे हुआ। जिस पर गीमी ने उन्हें बताया कि एक दिन सुमिका ने उसे अपने सपने के बारे में बताया था, जिसमें वो शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था जो बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा बनेगा। ये सुनते ही गीमी समझ गई थी कि सुमिको के पेट से ही वो लड़का पैदा होगा जो करिश्मे भाले की मदद से हकीमैन को खत्म कर सकता है। और इसलिए गीमी ने सुमिको को 2 सालों के लिए धरती पर भेज दिया था, जहां उसने शादी करके ओशियो को जन्म दिया था। अपनी पूरी कहानी सुनने के बाद तोकिसाका उन्हें पूरी तरह से भविष्य में ले आया था, जहां उसने ओशियो से कहा कि अब उनकी अगली मुलाकात फाइनल बैटल में ही होगी। और गीमी भी उन्हें यही बात कहकर वहां से चली गई। जिसके बाद तोरा ओशियो से पूछता है कि अब वो क्या करे, जिस पर ओशियो कहता है कि वो अभी भी हकीमैन से डरा हुआ है, पर वो फिर भी गीरू और गीमी की इच्छा जरूर पूरी करेगा और स्पेयर को मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद ओशियो वापिस अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ में जीने लग गया और अब उसे वो जिंदगी पहले से बहुत अच्छी लग रही थी। एक शाम जब वो नाका और इनो के साथ घर लौट रहा था तो उसकी नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ी जो 2 चिंटियों को बड़ी गौर से देख रहा था। और वो अपने इस काम में इतना मशरूफ था कि उसे सामने से आ रहा ट्रक भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर ऐन वक्त पर ओशियो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। पर इस सब के बीच ओशियो ने उन बेचारी चींटियों को कुचल दिया था, जिसे देखकर वो लड़का ओशियो को बोलता है कि तुम हमेशा बेकसूर क्रिएचर्स को बिना देखे मार देते हो। जिसके बाद ओशियो परेशान होकर अपने घर चला गया, जहां उसे पता चला कि उसके पिता एक बार फिर शहर से बाहर चले गए थे और इस बार तो उन्होंने उसके लिए खाना भी तैयार नहीं किया था। अभी ओशियो अपनी इस परेशानी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी तोरा उस लड़के के बारे में सोचते हुए ओशियो को बताता है कि उससे करिश्मे भाले वाली वाइब सी आ रही थी। और इससे पहले कि ओशियो कुछ समझ पाता तभी अचानक ओशियो के हाथों पर कुछ चमकती हुई रेत गिरती है और तभी जमीन से कांटे निकलकर उस पर हमला कर देते हैं। वो दोनों तुरंत बाहर जाकर देखते हैं कि वही क्रीपी लड़का एक बड़ी सी साइड और एक बड़ी सी चिड़िया के साथ खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम किरियो बताता है और साथ ही वो खुद को करिश्मे भाले का वारिस बताता है, क्योंकि उसके मुताबिक ओशियो इस लायक नहीं था। साथ ही वो अपने दराती और अपने साथी क्यूनो की तारीफ भी करता है, जो उसके मुताबिक ओशियो और उसके पालतू कुत्ते यानी कि तोरा से ज्यादा ताकतवर थे। ये सुनते ही तोरा गुस्सा होके क्यूनो पर बिजली से हमला कर देता है, पर क्यूनो बड़ी ही आसानी से उसके वार को रोक देता है। जिसके बाद तोरा उस पर हाथों से एक बार और हमला करता है, पर वो इस बार भी नाकाम ही रहा, बल्कि क्यूनो उल्टा उसे एक मुक्का मार देता है। तभी ओशियो के पिता जख्मी हालत में वहां पहुंचकर उसे बताते हैं कि हकीमैन के एक अवतार ने मंदिर पर हमला कर दिया था, जिसे पुजारी भी नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए उन्हें ओशियो की जरूरत थी। किरियो ओशियो के पिता को पहचानता था और इसलिए वो भी साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर मंदिर की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में ओशियो के पिता उन्हें बताते हैं कि हकीमैन के इस अवतार के खिलाफ मंदिर में मौजूद कोई भी पुजारी टिक नहीं पाया था। पर इधर ओशियो का मानना था कि वो अपने करिश्मे भाले से उसे रोक देगा, पर वहीं किरियो को ये सब बकवास लग रहा था।
बकवास है एकदम। और उसके मुताबिक उन्हें हकीमैन से लड़ने के लिए बहुत सारी सुनहरी दरातियों की जरूरत थी। उधर मंदिर में सभी पुजारियों ने अपनी शक्ति मिलाकर हकीमैन के उस अवतार को थोड़ी देर के लिए बांध तो लिया था, और तभी ओशियो भी अपने पिता के साथ वहां पर पहुंच गया, जिसे देखते ही मुखिया पुजारी ने उसे लेडी मकादो से मिलने को कहा। जिसके बाद उसके पिता ने उन्हें बताया कि असल में ये लेडी मकादो ओशियो की माँ की पूर्वज थी, और ये उसके लिए उनसे मिलने का बिल्कुल सही मौका था। पता नहीं क्यों ओशियो लेडी मकादो से मिलने के लिए झिझक सा रहा था, पर तभी उसके पिता ने उसे जबरदस्ती कमरे में धक्का दे दिया, जहां घुसते ही ओशियो को लेडी मकादो के साथ एक पुराने रिश्ते का एहसास हुआ, और जल्द ही वो दोनों आपस में बात करने लगे। और इधर ओशियो को देखकर लेडी मकादो को अपना वो समय याद आ रहा था जब वो अपने परिवार के साथ रहती थी, पर फिर गिमी ने उसे हकीमैन को कैद करने के काम के लिए चुन लिया था। पर अब ओशियो को करिश्मे भाले के वारिस के रूप में देखकर वो बहुत खुश थी। तभी अचानक से पूरा मंदिर हिलने लग गया, जो ओशियो के लिए वापस से लड़ाई में जाने का इशारा था। उधर हिनाउ और उसके साथी भी हकीमैन के अवतार का सामना करने में शामिल हुए थे, पर पुजारियों की तरह ही उनके वार भी किसी काम के नहीं थे। तभी ओशियो ने अपना रूप बदलकर करिश्मे भाले से उस पर हमला किया, पर इस बार ओशियो के हमलों का भी कोई फायदा नहीं था, और अब उस अवतार को हराने वाला कोई वहां मौजूद नहीं था। और तभी उस अवतार ने उन सभी पुजारियों को जादू की मदद से कैद कर दिया। पर जैसे ही वो उन पर हमला करने लगा तो तभी ओशियो उन सभी को बचाने के लिए आगे आया, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ओशियो उस अवतार के सामने नहीं टिक सकता था। पर तभी लेडी मकादो ने वहां पहुंचकर अपने जादू की मदद से उस अवतार के हमले को रोक दिया, जिसके लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तभी उस अवतार ने लेडी मकादो पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया, पर लेडी मकादो के मुताबिक हकीमैन का एक मामूली सा अवतार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अवतार को पत्थर में बदल दिया, पर ऐसा करते ही वो जमीन पर गिर गई, क्योंकि इस सब में उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। ये देखते ही ओशियो तुरंत लेडी मकादो की तरफ भागा, और अब उसे लग रहा था कि शायद ये उसके कमजोर होने की वजह से हुआ था, और अगर वो सभी को पहले बचा लेता तो लेडी मकादो को अपना बलिदान ना करना पड़ता। पर लेडी मकादो ने उन्हें अपनी उखड़ती हुई सांस में बताया, ऐसा होना पहले से ही तय था ओशियो, तुम्हें आगे आने वाले सफर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद लेडी मकादो की आत्मा कीमी के साथ आसमान की तरफ निकल जाती है। इधर सभी लोग अभी लेडी मकादो की मौत का अफसोस बना ही रहे थे कि तभी कीरियो भीड़ से निकलकर पत्थर में जमे हुए हकीमैन के अवतार को एक ही बारी में अपनी दराती से तबाह कर देता है, और खुद ही अपने आप को इस लड़ाई का विजेता घोषित कर देता है। पर सभी का मानना था कि वो सिर्फ लेडी मकादो के हिस्से का श्रेय चोरी करना चाहता था। पर कीरियो के मुताबिक वो सभी लोग बेवकूफ थे, क्योंकि वो अभी भी करिश्मे भाले के भरोसे बैठे हुए थे। पर कीरियो के मुताबिक उन्हें नए और आधुनिक हथियारों की तरफ अपना रुख मोड़ना चाहिए था, और उस भाले को तबाह कर देना चाहिए था। दरअसल कीरियो की ये सोच अपनी माँ की वजह से बनी थी, जो असल में दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी, पर उन्होंने कीरियो को बहुत ही प्यार से पाला था, जिस वजह से वो अपनी माँ के बहुत करीब था। उस दिन के बाद से ही ओशियो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा, और वो लेडी मकादो की मौत को अपनी ही गलती मान रहा था। पर तभी एक दिन तोरा सोचता है कि ओशियो को खाने का ये बिल्कुल सही मौका था, जिस पर ओशियो का कहना था कि आज उसका खेलने का मूड नहीं है। ये सुनते ही तोरा उसे याद दिलाता है कि राक्षस कभी इंसानों के तैयार होने का इंतजार नहीं करते, और इतना कहते ही तोरा उसके कंधे पर वार कर देता है, और अब तक ओशियो ने भी रूप बदल लिया था। जिसके बाद वो तोरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और इधर तोरा उसे कमजोर कहते हुए लगातार चिढ़ा रहा था, कमजोर 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 कमजोर। और जैसे ही ओशियो अपने भाले से उस पर हमला करता है तो तोरा उसे बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, क्योंकि उस वार में बिल्कुल भी जान नहीं थी। जिसके बाद तोरा उसे फिर से कमजोर कहता है, हट कमजोर कहीं का। ये सुनते ही ओशियो अपना भाला फेंक कर उससे हाथों से लड़ना शुरू कर देता है, पर अब तोरा के मुताबिक वो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा कमजोर था, और अब तक ओशियो समझ गया था कि तोरा सिर्फ उसे डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता है, ताकि वो उदास न बैठा रहे। कुछ देर बाद अचानक से ओशियो को अपने ऊपर बहुत भारी दबाव महसूस होता है, मानो कोई उसे चारों तरफ से दबा रहा हो। तभी उसकी नजर पास में मौजूद कीरियो पर पड़ी, जिसने कुछ पुजारियों के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेर रखा था। जिसके बाद कीरियो उसे बताता है कि वो कब से सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओशियो का करिश्मे भाला अब किसी काम का नहीं रहा, पर अभी भी कई बड़े पुजारी उसकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और इसीलिए अब उसके पास करिश्मे भाले को ओशियो से छीन कर
तबाह करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, और वो ये सब इसलिए करना चाहता था ताकि लोग नए और आधुनिक हथियार को अपना सके। तभी वहां मौजूद बाकी पुजारी भी कहते हैं कि उन्होंने देखा था कि करिश्मी भाला उस हकीमैन के अवतार के सामने कोई काम नहीं कर रहा था, और इसीलिए वो लोग अब किरियो के साथ थे। पर जैसे ही किरियो ओशो के हाथ से करिश्मे भाले को लेने के लिए आगे बढ़ा तो ओशो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस बैरियर को तोड़ दिया, जिसके बाद वो अकेला ही सभी पुजारियों से लड़ने लग गया। पर जिस वक्त ओशो का सारा ध्यान पुजारियों की तरफ था, उसी वक्त किरियो ने एक खास लाल कपड़ा निकालकर करिश्मे भाले की तरफ फेंक दिया, जिसने तुरंत ही उस भाले को जकड़ लिया। असल में उस खास कपड़े ने भाले की शक्तियों को सीमित कर दिया था, और अब ओशो के लिए उस करिश्मे भाले को पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। और तभी किरियो ने उस भाले को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद उसने बताया कि ये खास कपड़ा उसे उसकी मां ने दिया था, जो करिश्मे भाले की शक्तियों को सीमित कर देता है। तो बस अब उसे तबाह करना बाकी बचा है। ये सुनते ही ओशो पूरी रफ्तार से किरियो की तरफ भागा। नहीं किरियो, ऐसा मत करो। पर तभी पुजारियों ने उसे एक बैरियर में बांधकर पेड़ों के बीच में फेंक दिया, जिसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट का इंतजार करें, जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।